वेलकम बैक जनाब ख़वातीन और हज़रात। तो बात करनी है मैंने गिब्स एनर्जी की बेस पर और चंद एक इससे मिलती जुलती टर्म्स पे। जैसे कि गिब्स एनर्जी के ऊपर बात हो रही है, तो गिब्स एनर्जी होती क्या है बेटा? ये आप लोगों के अंदर वो एक छुपी हुई एनर्जी होती है जो आपको मोटिवेशन नजर आती है। बैठे हुए अचानक से आपका पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन अचानक से आपके दिल के अंदर एक ख्याल आता है, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आप अपने ज़मीर को मलामत करना शुरू करते हैं, बाद आप अपने मुंह पर चपेट भी मार लेते, कहते हैं यार कितने बेगैर हो तो तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो। ठीक है, तो ये जो आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करने वाली जो एनर्जी है, ये गिब्स एनर्जी होती है, किसी भी यूजफुल पर्पज़ के लिए यूटिलाइज हो सके। तो गिब्स एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विच कैन बी यूज फॉर एनी यूजफुल पर्पज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम, रिप्रेजेंटेड बाय जी। इसके साथ भी डेल्टा जी का साइन यूज किया जाता है। चेंज इन द गिब्स एनर्जी डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, इनकी ज्यादातर रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को गिब्स एनर्जी से चेक किया जा सकता है। वैसे तो फॉर्मूला है बाकायदा तौर पर एक स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस होने को देख लें, लेकिन मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूंगा। डेल्टा जी नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव, ये दो आपने याद रख लेने हैं। डेल्टा जी नेगेटिव का क्या मतलब है? याद रख लीजिएगा, नेगेटिव का मतलब है एक सिस्टम के अंदर मौजूद थी गिब्स एनर्जी, जिसकी बेस पर उसने रिएक्शन को स्टार्ट किया और आगे प्रोसीड करवा लिया, यानी कि सिस्टम को बाहर से लेनी नहीं पड़ी, उसने अपनी एनर्जी को ही कंज्यूम किया। याद रख लीजिएगा, नेगेटिव साइन जो है वो कंज्यूम एनर्जी के लिए भी आता है, कंज्यूम एनर्जी जो हो रही होती है। तो ये समझ जाओ कि सिस्टम में पड़ी हुई थी, नेगेटिव साइन था, उसने उसको यूटिलाइज करके रिएक्शन को स्टार्ट करवाया। तो डेल्टा जी का नेगेटिव साइन एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को इंडिकेट करता है। अगर पॉजिटिव साइन देख रहे हो आप डेल्टा जी के साथ, तो समझ जाओ उसके पास नहीं थी, तो उसे एब्जॉर्ब करनी पड़ी सराउंडिंग से। जब वो सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो अब इस वक्त ये स्पॉन्टेनियस की बजाय नॉन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, क्योंकि इसको अब सराउंडिंग की असिस्टेंस चाहिए। होते क्या स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? आइए लगे हाथों ये भी आपको बता दूं कि स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या डिफरेंस है। एक ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट हो और उसके बाद विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस चलता रहे, ये कहलाता है स्पॉन्टेनियस। Do not require a continuous external assistance, जिसको इनिशियल पुश मिल जाए, ऑनवर्ड आगे चलता रहे, ये होता है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसको कंटिन्यूस असिस्टेंस नहीं चाहिए, यानी कि सिस्टम खुद से जो है वो स्टार्ट हो कर सकता है सिस्टम को, रिएक्शन को। ठीक है, यहां पर मैं कहूंगा रिक्वायर इनिशियल स्टार्ट भी चाहिए एंड कंटिन्यूअस असिस्टेंस। इनिशियल स्टार्ट भी चाहिए, कंटिन्यूअस असिस्टेंस भी चाहिए। जिस तरह मैं कहता हूं इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पर हो रही होती है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, समझ गए बात को। इसी तरह मैं आप लोगों से कहता हूं कि हमारे पास कंबस्शन या बर्निंग ऑफ कैंडल शैंडल, ये सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के अंदर आ जाते हैं। ज़्यादातर नेचुरल होते हैं, ज़्यादातर एक्सो होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर एक्सो होते हैं, ज़्यादातर नेचुरल होते हैं। ये सारी बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब नॉन स्पॉन्टेनियस, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों से कहता हूँ यार कि कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, ये यार इसके लिए 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा, फिर जाके रिएक्शन होगा। इसी तरह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होना और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का बनना, ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों टाइप्स के हो सकते हैं। ये बात आप लोगों के अक्ल में धंस जानी चाहिए बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, अब बहुत से ऐसे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो यूनिवर्स में स्पॉन्टेनियसली भी हो सकते हैं। क्या मतलब? नाइट्रोजन और ऑक्साइड, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना 3000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर होता है। यही रिएक्शन थंडरस्टॉर्म में नेचुरली भी हो जाता है। तो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली पॉसिबल है। ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन भी है। अब आप कहेंगे सर कुछ और एलेबोरेशन आंसर दे। मैं कहता हूँ कि मैं आप लोगों को कहता हूँ यार ज़रा बैठ के ना 4 घंटे पढ़े, मैं आपको बड़ा मोटिवेट करता हूँ।
बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, ऐसे करोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप आखिरकार उठते हैं, रेंगते रेंगते बैठते हैं, किताब सामने, थोड़ी देर बाद सोचो मेरे को, मैं कहता हूँ ओए कहाँ देख रहे हो, पढ़ाई करो। आप कहेंगे ओह सॉरी। फिर दोबारा 5 मिनट बाद फिर सोचो मेरे को, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं किताबें सामने रख के कि आप लोग अपने आप को अर्तगल समझना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात। मुझे आपको 4 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ाने के लिए कंटिन्यूस एक्सटर्नल असिस्टेंस देनी पड़ेगी, चपेड़े, छितर, मुक्के, लाते मारने पड़ेंगे। ये था नॉन स्पॉन्टेनियस। पढ़ाई नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस क्या है? तो मैं कहता हूँ ओए जरा मूवी ना लगा के देखिए। आप कहेंगे सर अभी देखें, अभी देखें, अभी देखें। उसके बाद एक दफा आपको बस स्टार्ट में कहना पड़ेगा, बार बार नहीं कहना पड़ेगा, 2-2.5 घंटे फिक्स। ये था स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्टार्ट हुआ, आगे अपनी इंटरनल असिस्टेंस की बेस पर चलता रहा, कोई एक्सटर्नल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को समझने के बाद स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक बाय गिब्स एनर्जी। सिस्टम में अगर पड़ी हुई है ये एनर्जी, रिएक्शन को स्टार्ट करवा सकती है नेगेटिव साइन कंज्यूम करके आगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नहीं तो सराउंडिंग से लेनी पड़ेगी, फिर स्टार्ट करना पड़ेगा, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। गॉट इट? आई एम डैम श्योर अबाउट इट। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज क्या होता है? एंथैल्पी चेंज, पहले तो मुझे बताएं एंथैल्पी क्या होता है। तुम लोगों को पता है एंथैल्पी क्या चीज है? एंथैल्पी, एंथैल्पी याद रख लीजिएगा, टोटल हीट कंटेंट्स किसी भी सिस्टम की एंथैल्पी कहलाते हैं। टोटल हीट कंटेंट्स किसी भी सिस्टम के टोटल हीट कंटेंट्स को एंथैल्पी का नाम देते हैं। याद रखिए, सिर्फ हीट कंटेंट्स और कुछ नहीं। और इसको एच के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसकी भी ऑफ कोर्स डेल्टा एच एक वैल्यू होती है जिसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इस बेस पर ये भी स्टेट फंक्शन कहलाता है। तो बेटा एंथैल्पी चेंज हुआ, चेंज इन द हीट कंटेंट्स ऑफ ए सिस्टम। हीट कंटेंट्स चेंज ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज। ड्यूरिंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज, ये होता है एंथैल्पी चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूं, जहन में रख लीजिएगा कि ये जो एंथैल्पी हीट कंटेंट्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान जब बदलते हैं, तो असल में यही रिएक्शन के एक्सो या एंडो होने को डिसाइड करते हैं। और अब चेंज इन टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम आर आउट ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो भूलनी नहीं है, आपने याद नहीं है, गैसेस वाली नहीं है एसटीपी कंडीशंस। ये 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन और 1 एडीएम है। याद रख लीजिएगा, यहां चैप्टर 7 थर्मोकेमिस्ट्री जो आपकी टेक्स्ट बुक एफएससी का है, इससे लेकर ऑनवर्ड आगे जितने भी जगहों पर हम लोग रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कुछ भी पढ़ेंगे, तो हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस और आरटीपी रूम टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस बिल्कुल सेम होगी। 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एडीएम, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रख लीजिएगा। आरटीपी और एसटीपी दोनों एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है, और ये 25 डिग्री सेल्सियस और 1 एडीएम ये अब आपके पास फिक्स्ड है, याद रखिएगा। अब मैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज जिसके साथ डेल्टा एच के ऊपर डिग्री का साइन होता है, ये स्टैंडर्ड को यूज करता है, इसके बारे में बताने लगा कि चेंज इन द टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ अ सिस्टम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन at standard conditions of temperature and pressure for 1 mole of substances in their standard states is called standard enthalpy change, representation delta H naught, और always measured at STP conditions for specific number of moles। मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। पॉइंट क्या याद रख लीजिएगा, अगर एलिमेंट्स पड़े हुए हों प्योर स्टेट में, एलिमेंट्स इन देयर प्योर स्टेट्स, यानी कि किसी भी किस्म की कोई भी चेंज ना हो, तो उसका डेल्टा एच या चेंज इन एंथैल्पी क्या कंसिडर किया जाएगा? 0। ये बात भूलनी नहीं है आपने। सोडियम सॉलिड स्टेट से उठाया, सोडियम सॉलिड स्टेट में रखा, कोई चेंज नहीं आया, इस केस में डेल्टा एच क्या होगा? 0 होगा। हाँ, सॉलिड स्टेट से उठाया, गैसियस एटम्स में कन्वर्ट कर दिया,
अब यहाँ पे डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0 होगा। देखना पड़ेगा कौन सी चेंज आ रही है, अगर एटमाइजेशन है तो क्या साइन होगा, क्योंकि सारी आगे टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रख लीजिएगा, स्टैंडर्ड स्टेट्स में जब एलिमेंट्स पड़े हुए हैं या प्योर स्टेट में तो उनकी डेल्टा एच क्या है 0, एक्सेप्ट उनकी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स, क्योंकि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की इंटर कन्वर्जन के अंदर थोड़ा बहुत एंथैल्पी चेंज होता है, इसलिए साथ में मैं लिख देता हूँ एक्सेप्ट एलोट्रॉप्स। कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड में अगर कन्वर्ट होता है तो इनकी इंटर कन्वर्जन के अंदर एनर्जी की वेरिएशन आनी है, लाजमी आनी है। तो ये बात अच्छे से आपके ज़हन में फिक्स हो जानी चाहिए। लो भी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज के बारे में कुछ आइडिया दे दिया। अब हमने आगे क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज कितनी टाइप्स का होता है। याद रख लीजिएगा, ये 2 टाइप्स का होता है, जो कि अभी आप लोगों के साथ में दोनों के दोनों टाइप्स शेयर करूंगा। कुछ पहले आप लोग पढ़ भी चुके हैं। एक होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फिजिकल प्रोसेस के लिए, एक होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज केमिकल प्रोसेस के लिए या केमिकल चेंज के लिए। तो एक केमिकल चेंज के लिए मेजर किया जाता है और एक फिजिकल चेंज के लिए मेजर किया जाता है। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। तो डेल्टा एच फॉर फिजिकल चेंज कौन कौन सी है? सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में एस एफ और यहाँ पे वेपोराइजेशन। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए सॉलिड इनटू इट्स गैसियस, मैंने वो जरा सिंप्लीफाई कर दिया, 1 मोल वाला चक्कर निकाल दिया, 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इनटू लिक्विड और 1 मोल ऑफ ए लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। तो ये है हमारे पास सब्लिमेशन, फ्यूजन, वेपोराइजेशन। ठीक हो गया? ये सारी किसकी टाइप्स हैं? फिजिकल की। अब सवाल क्या आएगा, इनमें से कौन कौन सी एंडो, कौन कौन सी एक्सो? तो ये याद रख लीजिएगा। याद रख लीजिएगा, सब्लिमेशन भी पॉजिटिव एंडोथर्मिक है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये तीनों डेल्टा एच वैल्यूज पॉजिटिव डेल्टा एच वैल्यूज हैं, क्योंकि ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब भी एक सॉलिड स्टेट अगर जाती है लिक्विड में या लिक्विड जाती है ऑफ कोर्स आगे गैस में। तो इस चेंज के अंदर ये हमारे पास सॉलिड डायरेक्ट जाता है किसमें? गैस में। तो ये तीनों प्रोसेसेस के लिए ऑफ कोर्स पॉजिटिव साइन के साथ होगा। हीट एब्जॉर्ब होगी, रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब इन तीनों में से जो ग्रेटर क्वांटिटी है, जो लेसर क्वांटिटी है, उसका फैसला कर दो। सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में जा रहा है, इसका मतलब डबल फेज चेंज आ रहा है। डेफिनेटली सब्लिमेशन इनमें सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम फ्यूजन और वेपोराइजेशन में कंपैरिजन करें। आपको पता है 0 डिग्री रूम टेम्परेचर 25 पर आइस बड़ी आसानी से मेल्ट हो जाती है, लेकिन वाटर बॉयल नहीं होता। तय कर लो, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है एज कंपेयर टू एक सॉलिड का लिक्विड में जाना। फ्यूजन मेल्टिंग आसानी से हो जाती है, बॉइलिंग डिफ़िकल्टी के साथ होती है। तो ये बात अब भूलनी नहीं है तुम लोगों ने। ये एक ऑर्डर है सब्लिमेशन का, वेपोराइजेशन का और फ्यूजन का, जो आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया। ये था स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर फिजिकल प्रोसेस। अब देखते हैं फॉर केमिकल चेंज क्या क्या है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एटोमाइजेशन, कंबस्शन, न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्यूशन, यहाँ तक इस यूनिट में पढ़ा जाएगा। ये आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एनर्जी भी आगे पढ़ाऊंगा, ये पहले आप पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा, अभी डिटेल और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा सारी एक एक चीज़। बेटा ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव यानी कि एक्सो और एंडो दोनों हो सकते हैं। एटोमाइजेशन याद रख लीजिएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव एंड कांस्टेंट फॉर स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग में। सॉल्यूशन वाली पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकती है। आयोनाइजेशन आपको पता है ऑलवेज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तुम लोगों को पता है फर्स्ट नेगेटिव, सेकंड या ऑनवर्ड वाली आगे पॉजिटिव। लेटेस्ट एनर्जी भी फॉर्मेशन के लिए नेगेटिव और ब्रेकेज के लिए पॉजिटिव। तो ये था एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनमें से कौन कौन सी एक्सो, कौन कौन सी एंडो, कौन सी हमेशा एक्सो, कौन सी हमेशा एंडो, ऑल दैट स्टफ आई हैव एक्सप्लेन।
नाउ कमिंग टूवर्ड्स द मेन पॉइंट कि इन सारी टाइप्स को एग्जाम्पलीफाई करना, पेपर में आने वाले क्वेश्चन बताना, इस टॉपिक की तरफ जाता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऑफ कोर्स ये जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है इसको और इसकी इससे रिलेटेड फर्दर टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिस्कस करने जा रहा हूँ, हर एक टाइप अलॉन्ग विद एग्जांपल और पेपर में आने वाले क्वेश्चंस। तो काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो टाइप्स ऑफ एंथैल्पी चेंजिंग्स के लिए। खुदा हाफिज।